नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निबंध। पूरे 9 नंबर गिन के सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे ज्यादा लिखने को मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरे आपके पेपर में कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो इतना ज्यादा नंबर दे सकता हो, और इसको लिखने का तरीका भी बहुत सरल है। टॉपिक पर कुछ आपको अपने विचार लिखने हैं, कहीं कॉपी नहीं करना, कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना, बस लिख देना है। क्या लिख देना है? जो मैं बताऊंगा सब कुछ वही, एक एक अक्षर वही लिखना है। अगर मैं आपको यह बताऊं कि आप केवल इस एक प्रश्न को सॉल्व करके पूरे 10% नंबर अपने पेपर के प्राप्त कर सकते हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 9 नंबर है और 100 नंबर का पेपर होता है। तो सभी लोग सबसे पहले सेशन को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं तो, और सेशन को लाइक कर लें। अपने सभी दोस्तों को बता दें कि निबंध में क्या लिखना है यह बताने जा रहा हूं मैं। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको यह बताऊं कि निबंध लिखा कैसे जाता है तो यह बेटा 1 महीने का प्रोसेस है पूरा, ठीक है। लेकिन हम इस एक वीडियो अर्थात 10 मिनट में कैसे अपने परीक्षा के इंपॉर्टेंट निबंध लिखेंगे, कैसे हम अपने परीक्षा के इंपॉर्टेंट निबंध पढ़ लेंगे, यह मैं आपको बताने आया हूं। मैं आपके लिए कुछ निबंध लेके आया हूं जो आपके वो निबंध हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं और इस दुनिया की समाप्ति तक 12th में यही पूछे जाएंगे। तो चलिए सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और हम शुरू करते हैं अपनी क्लास निबंध लेखन की, ठीक है। पूरे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको बस क्या करना है, कुछ टेक्निकल नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस यहां पर जो दिया गया है स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, और पढ़ डालो इसे, एक बार पढ़ लो। क्योंकि निबंध आपको अपनी मेमोरी से लिखना होता है, अपने शब्दों को वहां लिखना होता है, कोई ऐसी नई बात नहीं होती जो आपको वहां पर याद करके जानी पड़े। जैसे मैंने कहा कि आपको घर जाना है तो आपको यहां से घर जाने के बीच के जो यात्रा वृत्तांत हैं वो एक निबंध है, उसी को तो लिख देना है। अब हर व्यक्ति का निबंध अलग तरीके से होगा, उसके रास्ते का, हर व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन अलग तरीके से होगा, बस यही तो सीखना है आपको। और ये कैसे सीखेंगे? निबंधों को पढ़कर। मान लीजिए आपके पास एक निबंध आ जाता है जिस निबंध का टॉपिक है बेटा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, तो क्या लिखोगे इस निबंध में? इस निबंध में अब यहां पर देखो 2-3 शब्द है, पहले ध्यान दो निबंध में महत्वपूर्ण क्या पकड़ना है आपको। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने लिए, बिल्कुल रख लो सभी लोग। उसके बाद अब मैं बात करता हूं उस पर कि इसमें क्या है। तो पहली तो बात है पर्यावरण। इसमें पहला शब्द आपको मिला पर्यावरण, दूसरा मिला प्रदूषण, तीसरा मिला प्रदूषण की समस्या और चौथा मिला संविधान। यानी आपको मिले 4 टॉपिक। पहले टॉपिक में आपको मिला पर्यावरण, तो आप बताओगे कि पर्यावरण है क्या। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण दोनों एक शब्द हो जाता है तो आप बताओगे पर्यावरण प्रदूषण क्या है। उसके बाद चौथे बिंदु में आप बताओगे समस्या क्या है, 5वें बिंदु में बताओगे कि इसका समाधान कैसे किया जाता है। और यकीन मानो इस एक एक टॉपिक को लिखने के लिए आपके पास बिना पढ़े 200-200 शब्द होंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि केवल हर एक टॉपिक में, हर एक पॉइंट पर 100-100 शब्द लिखना। 350 से 400 शब्द, 450 शब्द तक आप लिख दोगे तो 9 के 9 पूरे नंबर आपके मिलेंगे, ठीक है। तो ये लिखोगे आप पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। उसके बाद आप बताओगे प्रदूषण के प्रकार कितने हैं। उसके बाद इन सभी प्रकारों को एक्सप्लेन कर दोगे। जैसे वायु प्रदूषण क्या है, कौन नहीं जानता वायु प्रदूषण क्या है। ये वही समय है जब दिल्ली में सांसें लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां गैस चैम्बर बन गया है। क्यों होता है सब जानते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो। जब कहीं पर धुआं उठता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, पता है ना, वही तो है वायु प्रदूषण। उसके बाद आप आ जाते हो किस पे? दूसरा बिंदु आपका जल प्रदूषण। गंदा पानी पीते हो कभी? कभी तालाब से ग्लास में पानी लेके पिए हो? नहीं पियोगे, क्योंकि वो जल प्रदूषित है। तो जल कैसे प्रदूषित होता है आपको बताना है। आप उसमें केमिकल डाल दो, मिट्टी धूल डाल दो, कोयला डाल दो, गंदा हो जाता है, तो वो जल प्रदूषण बताना है। अगला टॉपिक ध्वनि प्रदूषण। तो इसी प्रकार हर एक बिंदु को आपको एक्सप्लेन करते रहना है। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे ये आपके पास रखे रहें और आप इनको पढ़ते रहो। अगला टॉपिक क्या आएगा? रासायनिक प्रदूषण। रसायन से कैसे प्रदूषण होता है। और उसके बाद
प्रदूषण के कारण क्या हैं, क्यों होता है ये प्रदूषण, ये आप बताओगे। और उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है, आज के दौर का विज्ञान है। क्योंकि हम लोग बहुत सी चीजें बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, बहुत से वेलबींग की चीजें बना रहे हैं, और वो जब खराब होती हैं उनका वेस्ट जनरेट होता है बेटा, तो हम कहीं यहां फेंक देते हैं, कहीं वहां फेंक देते हैं। पॉलीथीन कितनी बड़ी समस्या बन गई। आप देखो गायें भैंसे पॉलीथीन को खा लेती हैं, बीमार हो जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा कई वीडियोस में कि मछलियों के गले में पॉलीथीन फंस जाती है, मर जाती हैं। तो ये सब पॉलीथीन के दुष्प्रभाव हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन जो है, जो पन्नी है, वो जल्दी जल्दी समाप्त नहीं होती, तो वो एक सबसे बड़ा प्रदूषण का घटक हो जाता है। इसी प्रकार आपको यह बताना है कि ये आवश्यक क्यों है और इसको हटाना क्यों आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लोगे। उसके बाद ये तो आपका हो जाता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण आपको यहां तक समझाना है। उसके बाद आप इस पर्यावरण प्रदूषण के निबंध को पूरा कर लोगे। अब देख लो एक निबंध कितना बड़ा है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है। मैं कहता हूं मैं इसे 5 मिनट में पढ़ के खत्म कर सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, इतना है आपका। ये 5 मिनट में पढ़ने का कंटेंट है और 2 बार पढ़ लोगे, यकीन मानो एक शब्द नहीं भूलोगे अपने पेपर में। तो इसको ध्यान रखना है। अगले निबंध क्या है आपका, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। किताब उठा के देखो, 10 साल पूछा गया है, लगातार पूछा गया है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हम वैज्ञानिक एरा में जी रहे हैं बेटा। हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है, हर व्यक्ति के सामने इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर है, आप क्लास ले रहे हो। ये क्या है? ये वैज्ञानिकता ही तो है। और यदि विज्ञान जीवन का अंग है तो उसके क्वालिटीज को और लिमिटेशंस को जानना भी तो हमारा ही कार्य है, हमारा ही उत्तरदायित्व है। तो पहले जानेंगे वरदान क्या है, उसके बाद जानेंगे अभिशाप है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि विज्ञान क्या है, कैसे आपके जीवन में विज्ञान आपकी सहायता करता है, मशीन्स कैसे जीवन को सरल बनाती हैं। उसके बाद आप बताओगे कि विज्ञान वरदान है। सबसे पहले तो बात करोगे कि विज्ञान वरदान है कि नहीं, इस बात पे बात करोगे। उसके बाद बताओगे कि किन किन क्षेत्रों में वरदान है, परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। उसके बाद आप कृषि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। एक तो आपके पास जब इस निबंध को आप पढ़ रहे होगे तो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति है विज्ञान की, वो तो देख ही पाओगे ना। मैं आपसे दूर बैठा पढ़ा रहा हूं और आप एक स्क्रीन पर मुझे देख रहे हो और आपको अपनी परीक्षा के लिए बेहतर नॉलेज मिल रही है। ये क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है। एक बूंद है विज्ञान, एक वरदान है विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, मनोरंजन के क्षेत्र में आपको मनोरंजन करना होता है तो आप मोबाइल में शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब पर सॉन्ग सुनते हो, कॉमेडी देखते हो। ये सब क्या है? ये मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान का वरदान है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखो नैनो टेक्नोलॉजी और किन किन माध्यमों से आपने देखा कोरोना में कितना ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण की आवश्यकता पड़ी और हमने क्या क्या तैयार किया। वो ऑक्सीजन नापने वाला ऑक्सीमीटर और पता नहीं क्या क्या, ये क्या था? ये विज्ञान का वरदान था चिकित्सा के लिए। ठीक है, आजकल रोबोट से सर्जरी हो रही है। खाद्यान्न के क्षेत्र में आजकल हम लोग बेटा खाने के क्षेत्र में क्या बना रहे हैं, खाने के क्षेत्र में हम कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही हम बीटी बैगन, बीटी कपास जैसी चीजें पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? इनमें हम आरएनए डीएनए का जो रिस्ट्रक्चर है उसको करते हैं, रिस्ट्रक्चर्ड करते हैं उसे, और बनाते हैं एक ऐसा फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। अब आप चावल खाओगे तो उसमें क्या मिलेगा? प्राकृतिक रूप से एक ही चीज मिलेगी, लेकिन जब वैज्ञानिक उसका शोधन करते हैं तो वो चावल आपके जीवन के विभिन्न विटामिन और बहुत सी चीजों को फुलफिल करता है। तो ये है विज्ञान का वरदान खाद्यान्न। इन्हीं सब चीजों को आपको लिख देना है, छोटी छोटी चीज। खाने में विज्ञान का वरदान क्या है? लिख दो उर्वरक, कीटनाशक, खेती, कृत्रिम व्यवस्था, सब कुछ बता दो। स्प्रिंकल सिंचाई, ट्यूब मशीन चलती है, पानी निकलता है, विज्ञान ही तो है। हाथ थोड़ी ना चला रहे हो, आपका ट्यूबवेल चल रहा है ना, तो उससे पानी निकल रहा है, ये विज्ञान ही तो है। यही तो लिखना आपके खेतों में आपका विज्ञान है। दैनिक जीवन में क्या है? बिजली का पंखा चलाते हो, रिमोट से टीवी का चैनल चेंज करते हो, बहुत कुछ करते हो, स्टोव है, फ्रिज है, तमाम सी चीजें हैं। ये सब क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग है।
उसके बाद आपको यह बताना है कि वैज्ञानिक अभिशाप क्यों कहा जाता है इसको। ठीक है, एक तो यह प्रत्यक्ष रूप से विध्वंसकारी है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं, रॉकेट बॉम्ब्स बन रहे हैं, डायनामाइट्स हैं, टैंक्स हैं, मिसाइल्स बन रही हैं, और ये सब क्या करती हैं, ये सब मानव के जीवन को छीन लेती हैं उससे। तो जब भी कोई ऐसी व्यवस्था जो जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए जीवन को सीमित कर रही हो, वो हमेशा अभिशाप कही जाती है। तो आपके पास 4 लाइन में आपको लिखना अभिशाप है, लेकिन क्योंकि वरदान ज्यादा है इसलिए आप वरदान पर फोकस करोगे और आप लास्ट में कहोगे कि मनुष्य की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी, उसकी यदि रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए वैज्ञानिक आविष्कार जो मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने के लिए प्रेरित करते हैं बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, यदि अपनी प्रवृत्तियों को रचनात्मक दिशा में ढाल दे तो विज्ञान एक बड़ा वरदान है, किंतु जब मनुष्य मानसिक विकास मनुष्य की उस पीढ़ी पर नहीं पहुंचता तब तक विज्ञान से जितना विनाश होगा उसे अभिशाप ही समझा जाएगा। अब आप बताओ, मैं बंदूक दे दूं आतंकवादी के हाथ में तो क्या करेगा, समाज में आतंक फैला देगा। बंदूक क्या है, विज्ञान ही तो है। और यदि मैं दे दूं आर्मी के किसी सोल्जर के हाथ में तो वो देश की रक्षा करेगा। पर्सपेक्टिव बदलना है, लोगों को बताना है कि कैसे वे व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। ये आपका दूसरा निबंध हो गया। ऐसे ही एक और निबंध है बेरोजगारी की समस्या। सबसे पहले आप बताओगे बेरोजगारी है क्या, कितनी बेरोजगारी है समाज में। अपने आसपास देखो, हर व्यक्ति कह रहा है, हर व्यक्ति नौकरी का फॉर्म भर रहा है, हर व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 12th पास किया, सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू, उसे मेन परेशानी नहीं पता। आप पूछोगे कि आपके सिलेबस में निबंध क्यों लिखवाया जाता है, सरकार क्यों चाहती है कि आप 4 पन्ने भर दो, क्योंकि वो आपके अंदर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पैदा करना चाहती है कि विज्ञान क्यों जरूरी है, प्रदूषण क्यों जरूरी है, बेरोजगारी क्यों जरूरी है। और क्यों पैदा करना चाहती है बेटा, क्योंकि आपको इसी समाज में रहना है। ठीक है, A+B का होल स्क्वायर आपको एक मशीन बनाने में मदद करेगा, लेकिन प्रदूषण आपको जीवन जीने नहीं देगा। ठीक है, तो आपको जीवन जीने के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं की संरचना को समझना आवश्यक है, जो है प्रदूषण, जो है विज्ञान का वरदान, और जो है बेरोजगारी। ठीक है, तो आप बेरोजगारी पर लिखोगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और साथ में सेशन को शेयर करते रहो। सेशन को शेयर करो सभी के साथ। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि एग्जाम नजदीक है। और अब इस तरीके के बेहतर कंटेंट आपके मोबाइल स्क्रीन पर रोज दिखाई देंगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, क्योंकि मैं आपको यकीन से बताऊं, एक निबंध भी इससे बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में। 5 आते हैं, 5 के 5 यही होंगे और आप उनको लिखेंगे। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेरोजगारी का कारण क्या है, सरकार क्या नीतियां बना रही है, अनियमितता क्या है, उपाय क्या है बेरोजगारी को दूर करने का, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, इसको कैसे रोका जाए, शिक्षा में व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण कैसे किया जाए, उद्योगों में नौकरी कैसे बढ़ाई जाए, देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण की कौन सी विधियां अपनाई जाएं। अब समस्या यह है कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है, तो यार एक देश को चलाने के लिए कितने सरकारी नौकर चाहिए, और जब सब सरकारी नौकरी ले लेंगे तो फिर आगे क्या होगा। तो आपको उद्योग कैसे रखने हैं, कैसे समाज को आगे बढ़ाना है, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, और यही सामान्य बातें आपको अपने पेपर में लिख देनी है। ऐसे ही आपको लास्ट में बताना है कि बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकार क्या कर रही है। ये सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता देनी है। और उसके बाद आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण, ये निबंध बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे पसंदीदा है मेरा। क्यों पसंदीदा है बेटा, क्योंकि धर्म और राजनीति का मुद्दा साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो धर्म और राजनीति पर निबंध बहुत बार आया है। क्यों, जब भी समाज में कियोस होता है, जब भी समाज में हो हल्ला होता है कि धर्म है इधर, राजनीति है इधर, तो यह विषय प्रमुख हो जाता है कि क्यों दोनों हैं, क्यों टकराते हैं, क्यों परेशान हैं। अब यदि आपको पता नहीं होगा ना तो आप भी गलत तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो सरकार ऐसे निबंधों को आपके सिलेबस में डालती है जिससे आप चीजों को बाइफरकेट कर पाएं, अलग अलग कर पाएं, समझ पाएं कि जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, धर्म क्या है, राजनीति क्या है। तो इन सब का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। और उसके बाद धर्म का क्या अर्थ है यह आपको बताना है, स्वार्थ धर्म का स्वरूप कैसा है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बताना है राजनीति, धर्म और नीति क्या है। राजनीति, धर्म और नीति, धर्म और नीति अलग अलग चीजें हैं। धर्म क्या है, जीवन पद्धति है। सबसे पहले एक श्लोक लिखा था, धारेति सह धर्म, जो धारण करता है, मैंने ये वस्त्र धारण किया तो मेरी संस्कृति के लिए ये वस्त्र मेरा धर्म हो गया।
खैर ये तो वेस्टर्न कल्चर का प्रतीक है, मैंने शर्ट पहन रखा है, हमारी संस्कृति में कुर्ता पहनना हमारे धर्म का प्रतीक है। लेकिन जो भी हम धारण करते हैं, चाहे भोजन के रूप में, चाहे संस्कार के रूप में, संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में, या फिर विचार के रूप में, सब कुछ धर्म है। सूत्र है धारयति सह धर्मः, जो धारण करता है वही धर्म है। इसी प्रकार आप ये सभी स्क्रीनशॉट ले लो, धर्म और राजनीति कैसे 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 अलग हैं। उपसंहार मतलब यानी धर्म के तात्विक परिवेश को देखना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। सांप्रदायिकता और धर्मांधता जो है एक विषय है। धर्म में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ लोग धर्म की वजह से लोगों पर अत्याचार करते हैं। आप देख रहे हो कि इस समय क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है। मिडिल ईस्ट में एक लड़ाई छिड़ी हुई है केवल धर्म के नाते, इजराइल और फिलिस्तीन में। तो ये सब आपको देखना। आप भी तो वैश्विक नागरिक हो, आप भी तो ग्लोबल सिटीजन हो, आप भारत में रहते हो, तो आपको भी तो यह सब पता होना चाहिए। देश के किन किन कोनों में, विश्व के किन किन कोनों में धर्म को राजनीति का हथियार बना लिया गया, कैसे राजनीति का धार्मिकीकरण हुआ या धर्म का राजनीतिकरण हुआ, ये सब आपको ये शिक्षा पद्धति समझाना चाहती है, सरकारें समझाना चाहती है। तो ऐसे निबंध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये कितनी बार रिपीट हुआ निबंध है, ये आप देखोगे। सब जगह आपको जो पेपर दिखेगा प्रीवियस ईयर का, हर जगह ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से उद्धृत है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इस पर मैं क्या ही कहूं। पढ़ते पढ़ते रील देखने लगते हो, 2 घंटा बीत जाता है तो कहते हो कि अरे 2 घंटा बीत गया। वहीं तो सीखना है कि अनुशासन क्या है, वहीं तो ये जानना है कि अनुशासन क्या है। आपको जो कार्य जिस समय के लिए आवंटित हुआ हो, यदि आप वह कार्य उस समय में नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप समय में पीछे चले जाते हैं, क्योंकि कोई अपने समय का सदुपयोग करते हुए आपसे आगे निकल रहा है। तो समय का अनुशासन विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन है। हम में से सभी लोग पढ़ाई करते हैं, हम में से सभी लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, हम में से सभी लोगों के पास कमरे में किताबों का भंडार है। ध्यान रखें कि वो भंडार आपके समय की उपयोगिता को निर्धारित करते हुए आपको ज्ञानी बना सकता है। यदि आप ये चाहें कि आज मैं पढ़ूंगा, कल नहीं पढ़ूंगा, परसों पढ़ लूंगा, खत्म हो जाएगा, 10 घंटे पढ़ लूंगा, तो नहीं। कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। आपके लिए बता रहा हूं, आपका एग्जाम है, ध्यान रखना 3-4 महीने एग्जाम बचा है। 3 महीने कहूं ज्यादा अच्छा होगा, 4 महीने नहीं बचा है। यदि आपने रेगुलर टाइम पर पढ़ाई करना नहीं शुरू किया, कब खाना खाना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, तो यकीन मानिए ये 3 महीने आपके लिए डिवेस्टेटिंग हो जाएंगे, ये डिजास्टर साबित होंगे आपके लिए। और यही 3 महीने, जिस बच्चे ने पूरे साल कुछ न पढ़ा हो, वो बच्चा अगर इस 3 महीने को व्यवस्थित रूप से कंटिन्यूटी में ढाल देता है, टॉपर बनेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा शब्द है, और यू कैन काउंट ऑन मी। चलो आगे बढ़ते हैं। चारों ओर उच्छृंखलता का बोलबाला है, न अध्यापकों की गरिमा है और न छात्रों में शिष्य का शील स्वभाव। ये मैं भी देखता हूं। हम ऑनलाइन दुनिया में जब उतरते हैं पढ़ाने के लिए, तो हम बच्चों को बहुत प्रकार से बदतमीजी करते देखते हैं। हम दुखी होते हैं, इसलिए नहीं कि उस बात का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। बेटा ये निबंध है, आपके परीक्षा में काम आएगा। लेकिन जब आप लोग कमेंट सेक्शन में अनर्गल बातें करते हो, वे बातें जो एक छात्र के लिए करना आवश्यक नहीं है, तो वो चिंता का विषय है। तो इसलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन आपको समझना बहुत आवश्यक है। इस बात को बहुत ध्यान रखें। इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो। अनुशासन से तात्पर्य क्या है, अनुशासन किन शब्दों से मिलकर बना है, ये सारी बात आपको यहां पे बताई गई है, और ये सीखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद अनुशासन के नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत कैसे होता है, महत्व क्या है, ये सारी बातें, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार आपके सिलेबस में आया हुआ है। और क्योंकि आप विद्यार्थी हो तो बेटा ये फिर आएगा, ये आता ही रहेगा आपके बाद के बाद के बाद, हर बार आएगा, क्योंकि हर बार 12th का बच्चा जो एग्जाम दे रहा होगा वो विद्यार्थी ही होगा। चलिए, तो ना आप इस सत्य को बदल सकते हैं और न मैं। विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण, आप जानते हैं विद्यालयों में अनुशासनहीनता कितनी होती है। आप जानते हैं बच्चे कैसे बदतमीजी करते हैं, क्योंकि एक बात है, हम सभी लोग उसी तरीके से निकले हैं, उसी जगह से आए हैं जिससे आप गुजरते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। सरस्वती के पावन मंदिर में, हमारे यहां विद्यालय को सरस्वती का मंदिर कहा जाता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये सभी चीजें, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, ये सभी चीज,
और आपको यह जान देना है कि उस अनुशासन का महत्व क्या है। छात्रों में बहुत शक्ति भरी हुई है, बहुत शक्ति। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और यह आपके ऊपर है, केवल आपके ऊपर है कि यह भारत का युवा देश किस दिशा में जाएगा। यह यूट्यूब पर इंस्टाग्राम आईडी और नंबर मांगता हुआ मर जाएगा या विश्व में सबसे बड़ी वैज्ञानिक, शैक्षिक, सामाजिक शक्ति बनकर उभरेगा। आप एक ऐसी लाइन पर खड़े हुए बेटा ना जो डिसाइडिंग मोमेंट है। 12th के बाद कोई एकेडमिक्स नहीं होता, 12th के बाद कोई विद्यालय नहीं होता, 12th के बाद कहा जाता है कि बच्चा अब बड़ा हो गया। तो यहां पर आपको डिसाइड करना है कि आप उन बदतमीजियों से कैसे उबरते हो, उन अनर्गल प्रलापों से कैसे उबरते हो और अपने जीवन को अनुशासन से कैसे भरते हो और अपने आप को कैसे असीम शक्ति के उपयोग हेतु तैयार कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं बेटा, और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने समझ लिया है। इन सभी निबंधों को आप एक नजर देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे और जो भी इनमें बदलाव होता है, जो भी परेशानी आती है, उसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। तो सभी लोग इस सेशन को शेयर करेंगे अपने सभी साथियों के साथ। सभी लोग इन सभी निबंध को पढ़ेंगे, एक बार सभी लोग पढ़ेंगे। कोई समस्या होती है, कोई महत्वपूर्ण विषय आपको लगता है कि छूट गया, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इस सेशन को आप सभी अपने साथियों के साथ साझा करेंगे। साथ ही यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट तो बिखर जाते हैं, पीडीएफ्स रहेंगी, पढ़ पाएंगे आराम से। और हम इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसे जितना भी हो सके। ज्ञान को फैलाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। यही ज्ञान की खासियत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।